स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपकी स्टडी चल रही होगी और आप लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स को कवर कर लिया होगा और उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आज हम लोग सीखेंगे कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म की जाती है, रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है। इसके पहले के लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 पे हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्लेन मिरर का क्या फिनोमिना होता है, और उसमें हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में भी उसके पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। आज हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर में हम लोग कैसे रे डायग्राम फाइंड आउट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर होता क्या है, रे डायग्राम क्या है। अब हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। रे डायग्राम का मतलब होता है कि लाइट से बनने वाली डायग्राम। अब रे किसकी होती है? लाइट की रे होती है। ये रे, ये कोई सन है तो सन से रे आती है हमारी तरफ। अब फाइनली क्या होता है कि आप इमेज पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट से इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रे का मतलब यही है कि जो लाइट की रेज होती हैं, लाइट मतलब प्रकाश की रेज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं, प्रकाश की रेट होती हैं, रेज होती हैं, वो सब लाइट रे होती हैं यहाँ पे। अब इन रे के कारण बनने वाले डायग्राम कैसे होते हैं? अब यहाँ पे लाइट रे के कारण ही डायग्राम बनता। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर लाइट रे नहीं होगी तो आपका इमेज फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे जब आपकी बॉडी में पड़ती है तो वो बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर किसी और के आइज़ में जाती हैं, तभी आपकी इमेज उसको दिखती है। अगर डार्क रूम पे आप खड़े होंगे और 2 पर्सन या 10 पर्सन खड़े होंगे तो आपको एक दूसरे का शक्ल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कहीं लाइट का वहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है। जब सोर्स आप एक ट्यूबलाइट ऑन करेंगे सारे लोग दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब सारी लाइट्स रिफ्लेक्टेड होना स्टार्ट हो जाती हैं और एक दूसरे को सब दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट जल गई, लाइट वहाँ पे ऑन हो गई। लाइट नहीं होगी तो आप एक दूसरे को नहीं दिखेंगे। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि लाइट में होने वाले फिनोमिना क्या होते हैं। यहाँ पे अगर रे डायग्राम हमने बनाना सीखना है तो सबसे पहले जिस मिरर पे बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें पढ़ना है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? अब कॉनकेव मिरर की अगर बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इसका इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एंड आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड सरफेस होता है। तो दोज मिरर which have inner surface is polished and inner surface is reflecting and outer surface is polished, that is called concave mirror। ये हमने लास्ट लेक्चर पर पढ़ा था। इनर सरफेस इसके रिफ्लेक्टिंग होती है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है। अब हमें इसमें इमेज फॉर्मेशन सीखना है। इमेज फॉर्मेशन का मतलब हमने आपको ये भी बताया है, जब भी कोई इमेज फॉर्म्ड होती है तो हमेशा 2 लाइट रे ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 सीखेंगे। एक सिंगल लाइट रे के बारे में, सिंगल लाइट रे की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिंगल लाइट रे क्या फिनोमिना ऑकर करती है, कहाँ पे, जब यहाँ से लाइट पास होती है। ओके, तो आइए सीखते हैं। फर्स्ट केस नंबर 1। Case number 1, when light ray incident along parallel to the principal axis, ठीक है। तो आइए देखते हैं। when suppose that this is mirror, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा मिरर है। अब इस मिरर पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, हमने लास्ट वीडियो में समझाया था। अब अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट होती है कहाँ? मिरर पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पासेस फ्रॉम फोकस ऑफ द मिरर, ये फोकस से पास होती है। अच्छा, आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा एक जानकारी होनी चाहिए कि ये फोकस से पास हो रही है तो क्या फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है?
यहाँ पे सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? फोकस से जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे होता है, जहाँ से फोकस का पोल का डिस्टेंस होता है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रा होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट पे कट करता है। कैसे? अगर आप एक सर्किल की बात करें तो सर्किल से कोई भी लाइन सेंटर से पास होगी तो हमेशा वो क्या करेगी, वहाँ पे सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम है कि जितने भी पॉइंट होते हैं यहाँ नॉर्मली इंसिडेंट होते हैं, नॉर्मली होते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को इतना रिमूव कर दें तो क्या हुआ, एक मिरर दिख रहा है। अब इससे जितने भी पॉइंट होंगे सेंटर से कहाँ होंगे, 90 डिग्री पे ही आएंगे। मतलब किसी सर्किल या किसी सर्किल के पार्ट में, किसी स्फीयर के पार्ट में अगर सेंटर से कोई लाइन पास होती है, उसके बाउंड्री को टच करती है तो हमेशा 90 डिग्री पे टच करती है। और अगर 90 डिग्री पे टच करती है तो क्या हम इसे नॉर्मल कह सकते हैं? यस, नॉर्मल कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी कोई प्लेन मिरर होगा उसके ऊपर कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो नॉर्मल होता है। अच्छा, अब आपको यहाँ कह सकते हैं कि ये प्लेन मिरर तो नहीं है, तो स्फेरिकल मिरर है। तो अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो अगर हम इसके छोटे छोटे पार्ट कट करें तो छोटे छोटे जो पार्ट कट हो रहे हैं, तो एक छोटा सा सेगमेंट क्या इतना प्लेन मिरर के फॉर्म में हो सकता है? तो यस, हो सकता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट जॉइंट होने के बाद ही ये एक कॉनकेव मिरर बना हुआ होगा। तो जो छोटे पार्ट पे आपकी लाइट रे सी से अगर गिर रही है, नॉर्मल सी से अगर यहाँ पे आ रहा है, तो एक लाइन ही तो होगी, एक पॉइंट ही तो होगा। तो एक पॉइंट आप नॉर्मली रख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पूरे होल सरफेस पे नॉर्मल बन रहा है, केवल एक पॉइंट पे रहा है। अब अगर आप दूसरा पॉइंट ले रहे हैं तो वो भी एक ही पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ले रहे हैं वो भी एक ही पॉइंट है, मतलब हर पॉइंट पे वो नॉर्मली ही इंसिडेंट हो रहा है। तो आपका कहने का मतलब, जैसे हम प्लेन मिरर में नॉर्मल रखते थे, वैसे ही यहाँ पे भी एक नॉर्मल हमको खोजना पड़ेगा। नॉर्मल अगर नहीं होगा तो आप रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब नॉर्मल मिल गया, यहाँ पे आप जितना इंसिडेंट एंगल आई होगा उतना ही आर होगा और ये फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। व्हेन एनी लाइट रे इंसिडेंट along parallel to the principal axis, then after reflection these ray goes from focus। ठीक है, फोकस से पास होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं अपने टर्म में। लिखिए, a ray parallel to the principal axis, a ray parallel to the principal axis, a ray parallel to the principal axis will passes through the principal focus, will passes through the principal फोकस। मतलब जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट होती है, तब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है, इसको हम बोलेंगे रूल नंबर 1। ठीक है, ये हमारा रूल 1 या केस 1 होता है। अब इन्हीं लाइट्स का यूज करके हम डायग्राम आगे बनाएंगे। तो 1 बाय 1 पहले हम कॉनकेव के 4 केस पढ़ेंगे, 4 केस पढ़ने के बाद फिर कॉन्वेक्स के भी केस कुछ होते हैं उनको पढ़ेंगे, तब हम लोग आएंगे रे डायग्राम में। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देन सेकंड केस पे आते हैं हम लोग। ओके, तो अब ये कॉनकेव मिरर के बारे में आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं, नेक्स्ट इज केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम लोग सबसे पहले एक मिरर बनाएंगे। ये मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर होता है, दिस इज पोल,
अब इसमें सेकेंड केस में क्या कहता है, सेकेंड केस समझ लेते हैं। केस नंबर 2, व्हेन लाइट रे passes फ्रॉम या प्रोसेस along फोकस, लिख लीजिए, व्हेन लाइट रे पासिंग थ्रू द light ray passing through the principal focus, when light ray passing through the principal focus of concave mirror will emerge parallel to the principal axis। मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे पास होती है, कहाँ से, along फोकस, फोकस के along पास होती है, will emerge आ गया, when light ray passing through the principal focus of concave mirror will emerge parallel to the principal axis। अब parallel to the principal axis मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जब पैरेलल होगी तो वो क्या, आपका ये फर्स्ट केस का जस्ट रिवर्स केस दिख रहा है। कैसे, आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, सपोज दैट कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के अलॉन्ग पास होती है, चलिए ये पास हो गई, प्रिंसिपल फोकस के अलॉन्ग ये पास हो रही है। अगर प्रिंसिपल फोकस ये है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा। तो आपको समझना ये है, ये पैरेलल क्यों हो रही होगी। देखिए यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रा करें, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो जितना एंगल यहाँ पे आई ड्रा कर रहा होगा, उतना ही एंगल क्या आर ड्रा करके ये लाइन ऐसे पास हो जाएगी इस पॉइंट से इधर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितना एंगल यहाँ पे आई होगा उतना एंगल यहाँ पे आर होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइट रे। अब अगर आप ध्यान दें, यही केस सेम फर्स्ट था। फर्स्ट में बस इतना था, लाइट रे इधर से इन हो रही थी और इधर आउट हो रही थी, मतलब फोकस से आउट हो रही थी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट केस का जस्ट रिवर्स केस है। इसमें लाइट रे अगर फोकस के अलॉन्ग इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो आगे हम लिख सकते थे प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकंड केस भी, सेकंड केस में क्या फिनोमिना है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग आते हैं थर्ड केस। ओके, थर्ड केस क्या कहता है भाई। थर्ड केस में ये होता है कि जब भी कोई लाइट रे, अभी एक बार तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, एक बार फोकस के अलॉन्ग गई, अब हमारी लाइट रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग पास होगी। तो देखते हैं, आपका ये मिरर है, ये मिरर का पॉलिश है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है। यहाँ पे अगर कोई लाइट रे सपोज दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग इंसिडेंट होती है तो वो क्या होगी, उसी डायरेक्शन पे रिबाउंड हो जाएगी, उसी डायरेक्शन पे रिबाउंड हो जाएगी। मतलब ये केस आपको समझ में आ गया होगा। क्यों रिबाउंड होगी, तो आप थोड़ा सा समझिए। पहले आपने प्लेन मिरर समझा था। प्लेन मिरर में क्या था कि जब भी कोई लाइट रे नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट होती उसी डायरेक्शन पे रिबाउंड हो जाती। कैसे, अगर बताइए ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही इस एंगल पे तो ये निकली, ओके। अब ये कैसे निकली है, क्योंकि यहाँ पे आई और यहाँ पे आर इक्वल होंगे, ओके। अब अगर हम ये लाइट रे इसके जस्ट साइड से ऐसे पास कराएं तो वो क्या होगी, ऐसे साइड से ही तो पास होगी। क्यों, क्योंकि आई इक्वल टू आर होना पड़ेगा।
तो ये केस भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर तीसरी लाइट रे हम इसी नॉर्मल के अलोंग पास कराएं तो क्या होगा, होगा ये कि जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन पे रिबाउंड हो जाएगी। क्यों रिबाउंड हो जाए? क्योंकि इसने ना आई बनाया और ना ही आर बनेगा, दोनों इक्वल तो होंगे लेकिन क्या होंगे, दोनों जीरो होंगे। अगर दोनों जीरो होंगे तो मतलब उसी डायरेक्शन पे लाइट रे आ रही है और उसी डायरेक्शन पे रिबाउंड हो जाएगी। तो बस ये भी अभी हमने बताया सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट मिरर पे इंसिडेंट होती है वो नॉर्मल के अलोंग मानी जाती है, नॉर्मल के अलोंग होती है। तो अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है तो वो उसी डायरेक्शन पे क्या होगी, रिबाउंड हो जाएगी। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस चेंज ये होगा जैसे आई वैसे रिवर्स चली गई। तो मतलब आप लिख सकते हैं इसमें, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका टर्म क्या होगा, इसको नोट कर लेते हैं। अ लाइट रे passing through the center of curvature, case number 3, when a light ray passing through the center of curvature। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग कोई लाइट रे पास होती है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक, क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक। तो कर्वेचर के बाद आप लिखेंगे कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर देन इट reflected back in same side, same path लिख सकते हैं, सेम डायरेक्शन लिख सकते हैं, तो सेम पाथ लिख सकते हैं। तो रिफ्लेक्टेड बैक, उसी पाथ पे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। इसको हम एक वर्ड बोलते हैं रीबाउंड, इसको बोलते हैं रीबाउंड, उसी पाथ में रीबाउंड हो जाना। मतलब रीबाउंड का मतलब जैसे आई वैसे उसी पाथ में रीबाउंड हो गई, वापस निकल गई। तो आप कह सकते हैं व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर देन इट रिफ्लेक्ट बैक इन सेम पाथ, उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या लॉजिक होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका 4th केस पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक होगा इसका। ओके, फोर्थ केस क्या होता है पहले इसको लिख लेते हैं। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट, केस नंबर 4, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट along pole, तो अगर ये कोई लाइट रे along पोल इंसिडेंट होती है तब क्या होता है, तो ये along पोल से उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं ऑब्लिकली, मतलब ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है, इसको हम ऑब्लिकली कह सकते हैं। ऑब्लिकली का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है अलोंग पोल, अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो पोल से उतना ही एंगल बना के वो कैसे पास हो जाएगी, जैसे एक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है ऑब्लिकली। अगर ऑब्लिकली कोई लाइट रे पास हो रही है तो अब पहले इसका डायग्राम बना लेते तब समझ में आएगा। सपोज दैट ये कोई मिरर था, इसमें कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है। कोई लाइट इंसिडेंट होने के बाद कैसे आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है, मतलब पोल के लॉन्ग आ रही है। तो जितना आई बन रहा होगा उतना आर यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। अब आपको एक क्वेश्चन डाउट में हो सकता है कि सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ठीक है, इसका नॉर्मल कहाँ गया, तो नॉर्मल यही होगा। क्यों, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ये वायर आपकी लेंथ है, एक ये भी तो मिरर को कट कर रही है कहीं ना कहीं। तो इस केस में नॉर्मल का वर्क ये करेगा। तो नॉर्मल का वर्क ये करेगा जब
तो क्या होगा I=R। तो इन दिस केस ऑब्लिकली मतलब क्या हुआ कि कोई लाइन है, वो क्या होगा कि ऑब्लिकली अगर इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो उसी डायरेक्शन पे ना जाके वो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सिंपली एक रिफ्लेक्शन वर्क करेगा और जिसमें नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल सी और पी को जो ज्वाइंट करने वाली लाइन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ केस में क्या होगा, एलॉन्ग पोल या ऑब्लिकली इट गोस by making equal angle I=R from पोल। ये क्या करेगी, पोल से इक्वल एंगल बनाकर और रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इसके चारों केस। अब वन बाय वन हम चारों केसों को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट केस हमारा ये था। फर्स्ट केस में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, अब मिरर पॉलिश है, समझ लीजिएगा। लाइट रे इंसिडेंट हो रही अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज ऑन फ्रॉम फोकस, फोकस के अलॉन्ग पास होगी, ऐसा कुछ फिनोमिना होगा। सेकेंड केस में हमने पढ़ा था जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है अलॉन्ग फोकस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ओके, थर्ड केस में हमने ये पढ़ा था, थर्ड केस में कुछ ऐसा था कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग इंसिडेंट होती है तो ये क्या होगा, उसी डायरेक्शन पे रीबाउंड हो जाएगी। ठीक है, उसी डायरेक्शन पे रिबाउंड क्यों हो जाए, क्योंकि ये नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है। नॉर्मल के लॉन्ग कोई भी लाइट अगर होती है तो उसी डायरेक्शन पे रिबाउंड हो जाती है। और लास्ट केस हमने ये पढ़ा कि कोई लाइट रे अगर यहाँ पे पोल के अलॉन्ग इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जितना एंगल यहाँ पे I और R दोनों एंगल इक्वल बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली आपने इसके कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम के चारों केस देख लिए हैं। अब हम लोग, ये बेसिक केसेस थे, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, मेकिंग ऑफ अ डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर। हम इमेज का फॉर्म करेंगे। इमेज फॉर्म करना क्या होता है, अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर ये चारों केस पता होंगे तो हम इनमें से किन्हीं दो केस का यूज करके आपका इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, आपको हमने बताया था कि किसी भी इमेज बनने के लिए उस ऑब्जेक्ट से कम 2 रे का चलना ज़रूरी होता है। 2 रे हमारे पास होनी चाहिए। अगर 2 रे हैं तो हम उसका इमेज फॉर्म कर सकते हैं। सिंगल रे से इमेज फॉर्म नहीं होता है। तो आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही कहनी को है कि फॉर मेकिंग द इमेज वी हैव एट लीस्ट 2 रे, कम से कम हमारे पास 2 रे होनी चाहिए। अगर सिंगल रे है तो इमेज फॉर्म नहीं होगा, या ज़्यादा रे हैं तब इमेज फॉर्म हो जाएगा, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 रेज होनी चाहिए। ज़्यादा रेज भी तो होती ही हैं, किसी बॉडी से अगर लगभग बहुत ज़्यादा रेज निकलती हैं, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर, हमारा ही डायग्राम आपके सामने बन रहा है, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो लाइट रे हमारे ऊपर आ रही होगी और हम आपको दिख रहे हैं। लाइट नहीं होती तो हम नहीं दिखते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी इमेज जो दिख रही है उसमें कितने रेज हैं, तो हमारे इमेज में बहुत सारी रेज हैं, इन्फिनिट रेज हो सकती हैं, क्योंकि लाइट से आने वाली रेज की कोई गिनती नहीं होती है। बस हमें मिनिमम 2 रेज की ज़रूरत होती है। 2 रेज अगर हमारी बॉडी पे पड़ रही होंगी तो वो हमारी इमेज फॉर्म कर सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको नोट कर लीजिए, से नोट तो हो ही गया होगा। अब हम लोग इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर से रे डायग्राम फॉर्मेशन को समझेंगे। तो रे डायग्राम का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई कॉन्केव मिरर सपोज दैट होता है तो इसमें कई सारे केसेस होते हैं। तो 1 बाय 1 समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, कुछ ऐसा है। ओके,
कॉनकेव मिरर पे आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, पोल होता है, और ये क्या होता है, फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इसके पहले की जो डिस्टेंसेस होती हैं, सपोज दैट हमने मान लिया कि ये यहाँ पे एक इन्फिनाइट पे कोई सरफेस है, ठीक है, इन्फिनाइट पे है, बियॉन्ड सी, सी, फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, ऐसे करके इसके केसेस बनेंगे। इसके आपके कितने केसेस बनेंगे? फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, तो आपको इसके कई सारे केस पढ़ने हैं, अप्रॉक्सीमेट 6 केसेस पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट केस इसका ये होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। व्हेन, फर्स्ट केस हमको ये पढ़ना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, मतलब मान लीजिए हम सन का इमेज बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है कहीं पे, उसका इमेज हम बनाएंगे, तो वो एक केस पढ़ना है। सेकंड केस क्या होता है? सेकंड केस में आप ये पढ़ेंगे, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ से, यहाँ से इन्फिनाइट से कुछ और नज़दीक आएगा, कुछ और नज़दीक कहाँ आएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे होगा। तो सेकंड केस हमारा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे होगा। थर्ड केस हमारा ये होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जो ऑब्जेक्ट को सी पे रख देंगे वो थर्ड केस होगा। अच्छा, इसमें फोर्थ केस क्या आएगा? अब आप बता सकते हैं फोर्थ केस क्या हो सकता है, बताइए। इसमें फोर्थ केस आई थिंक यहाँ पे हमने 3 केस पढ़ लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड बियॉन्ड सी, थर्ड एट सी। तो फोर्थ केस ये हो सकता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी या बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, इसका फिफ्थ केस क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। एंड लास्ट केस, सिक्स्थ केस हमारा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी। अब आप बारी बारी से हम केस समझ लेते हैं पहले, फिर इसके रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? हमारा ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो एट इन्फिनिटी होगा। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? वो इन्फिनाइट पे जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। सेकेंड ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे? सेकेंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। अब सी के पीछे कोई डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस जब दी जाएगी वो अलग बात है। अभी हमें सी के पीछे रखना है। आप सी के पीछे यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, मतलब सी पे नहीं होना चाहिए, सी के पीछे कहीं हो सकता है। थर्ड केस में हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहाँ पे? एट सी। ये हमारा केस नंबर थर्ड होगा। केस नंबर फोर्थ में हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में प्लेस करेंगे, ये हमारा केस नंबर होगा फोर्थ। अब ये भी जरूरी नहीं है कि सी और एफ के बीच में होना चाहिए, आप सी और एफ के बीच कहीं भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कहीं हो सकता है, ठीक है। तो सी और एफ के बीच सारे पॉइंट सी और एफ के बीच ही कहलाएंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट फोर्थ केस के बाद फिफ्थ केस में कहाँ आएगा? इस पे रखा जाएगा, इससे बनता है फिफ्थ केस, और लास्ट केस बनता है सिक्स्थ केस। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के कहीं बीच में रखा जाता है तो आपको इन 6 केसों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, और इससे रे डायग्राम आपके क्वेश्चन पे ज़रूर आएगा बोर्ड पे। और इसके साथ साथ, इसका रे डायग्राम के साथ साथ इससे क्वेश्चन भी आएंगे, जो न्यूमेरिकल पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रे डायग्राम से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको रे डायग्राम नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको रे डायग्राम के अलोंग सारी चीज़ें वैल्यू पुट करना प्लस उनके डिस्टेंसेस मेंटेन करना सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले देखना है कि कितने केसेस होते हैं इसके, सारे केस को हम कवर करेंगे 1 बाय 1। देन हम लोग इसके रे डायग्राम को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इमेज बन रही है तो कैसे बन रही है, लार्ज बन रही है, लार्ज होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी,
कहाँ पे होगा इमेज का लोकेशन और कहाँ पे होगा इमेज की पोजीशन, सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसी सारे डायग्राम्स के बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे आपको ये 6 केस समझाए जाएंगे, उसके साथ साथ इमेज की पोजीशन क्या होगी वो बताई जाएगी, और इमेज के इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।